कॉन्स्टेंटिनोपल एशिया और यूरोप के बिल्कुल सेंटर में मौजूद दुनिया का ये सिटी, जिसे एक टाइम पर पूरी दुनिया का दिल माना जाता था और कहा जाता था कि जो भी इस सिटी पर कब्जा करेगा वो पूरी दुनिया को जीत लेगा, क्योंकि इस सिटी के अराउंड मौजूद थी दुनिया की हिस्ट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्स, थियोडोसियन वॉल्स। ये दीवारें कई मीटर चौड़ी और कई किलोमीटर तक फैली हुई थी और इन दीवारों को ईयर 413 में रोमन्स की तरफ से बनाया गया था। बहुत ही बड़े बड़े बादशाहों ने इन दीवारों को गिरा कर शहर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सभी किसी न किसी रीजन की वजह से नाकाम रहे। अंटिल 1453 सिर्फ 21 साल के एक सुल्तान ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और आज इसी सुल्तान को पूरी दुनिया मेहमद दी कॉन्कर के नाम से जानती है। एक बहुत ही फेमस हदीस है कि कुफ्तुन दुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हो जाएगा, लिहाजा अहले ईमान को खुशखबरी सुना दो। इस हदीस के सिर्फ 40 साल बाद मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर पहला अटैक किया, लेकिन ये अटैक फेल हो गया क्योंकि उस टाइम पर कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और कॉन्स्टेंटिनोपल के पास एक सीक्रेट वेपन भी था, ग्रीक फायर। ये एक स्पेशल किस्म की फायर थी जिसे स्पेशल किस्म का मटेरियल यूज़ कर जलाया जाता था और इस आग को पानी भी नहीं बुझा सकता था। इस अरब अटैक के बाद 11वीं सेंचुरी तक कॉन्स्टेंटिनोपल पर मुस्लिम्स की तरफ से 5 मेजर अटैक किए गए। उमैयद, अब्बासिद और सुल्जूक्स ने कई बार कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। लेकिन फिर लेट 30s में ईस्टर्न यूरोप में एक ऐसी पावर उभरी जो बहुत जल्द पूरे यूरोप के लिए डरावना ख्वाब बनने वाली थी, और ये पावर थी टी ग्रेड ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर की शुरुआत ईयर 1299 में उस्मान गाजी ने की। उस्मान गाजी ने आसपास के मुस्लिम तुर्क ट्राइब्स को साथ मिलाया और क्रिश्चियन ज़मीनों पर अटैक करना शुरू कर दिए। उस टाइम पर रोम बहुत वीक हो चुका था, मंगोल्स का डिक्लाइन चल रहा था और सुल्जूक्स के पास सिर्फ नाम की पावर बची थी, और इस मौके का ओटोमन्स ने खूब फायदा उठाया। 14वीं सदी के आखिर तक ओटोमन्स ने उस्मान गाजी, अरहान गाजी, मुराद वन और बायजीद वन के अंडर इस सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। एंड फाइनली साल 1394 सुल्तान बायजीद ने कॉन्स्टेंटिनोपल को पहली बार सीज किया। ये मुहासरा अगले 8 साल तक चलता रहा, लेकिन अर्ली 1400 में ओटोमन एम्पायर और तैमूरिड एम्पायर के दरमियान रिलेशंस ख़राब होने लगे, और इन्हीं ख़राब रिलेशंस की वजह से साल 402 में बायजीद और तैमूर के दरमियान अंकारा में एक बहुत खूनरेज जंग हुई। इस जंग में तैमूर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए उसने बायजीद को बुरी तरह हरा दिया और तैमूर ने सुल्तान बायजीद अव्वल को कैद कर पिंजरे में डाल दिया और पिंजरे में ही सुल्तान बायजीद की मौत हुई। और इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल एक बार फिर से बच गया और ओटोमन एम्पायर में खाना जंगी शुरू हो गई। बायजीद के सारे बेटे तख्त के लिए आपस में लड़ने लगे। इन सारे भाइयों ने आपस में लड़कर एक दूसरे को कत्ल किया और आखिर में महमद वन, बायजीद का 5वां बेटा, ये अगला सुल्तान बना। महमद वन ने बिखरी हुई एम्पायर को एक बार फिर से यूनाइट किया और महमद वन के बाद बायजीद के पोते मुराद दी सेकंड ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर एक बार फिर से चढ़ाई की। साल 1422 ओटोमन्स की 70,000 की फौज कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के सामने खड़ी थी। मुराद दी सेकंड ने सोचा था कि शहर कुछ ही दिनों में गिर जाएगा, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल एक बार फिर से बच गया, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल पॉलिटिकली वीक जरूर था लेकिन दीवारें बहुत स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही ओटोमन्स की आर्मी भी बहुत वीक थी। कॉन्स्टेंटिनोपल ने ओटोमन्स के खिलाफ ग्रीक फायर का भी खूब यूज़ किया। विक्ट्री के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर पूरा जश्न मनाया गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो दीवारें जिनके सामने बड़े बड़े बादशाह नहीं टिक सके, उन्हें सिर्फ 21 साल का एक नौजवान तबाह करके रखने वाला था। सुल्तान मुराद दी सेकंड चाहे कॉन्स्टेंटिनोपल से पीछे हट गया था, लेकिन मुराद ने ओटोमन एम्पायर को अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग किया और आर्मी को भी बहुत पावरफुल बनाया। साल 1444 मुराद दी सेकंड ओटोमन एम्पायर को बहुत पावरफुल बना चुके थे और सल्तनत के नेबर्स के साथ पीस ट्रीटीज साइन की गई थी। इसलिए मुराद ने तख्त अपने बड़े बेटे महमद दी सेकंड को शिफ्ट कर दिया। उस वक्त महमद दी सेकंड की उम्र सिर्फ 12 साल थी और कहा जाता है कि महमद उस दौर में कहा करता था कि जिस तरह अलेक्जेंडर ने ईस्ट को फतह किया था, वैसे ही मैं वेस्ट को फतह करूंगा। जब यूरोप ने यह देखा कि ओटोमन तख्त पर सिर्फ 12 साल का एक बच्चा है, तो हंगरी, पोलैंड, सर्बिया, वेनिस और वलाचिया ने मिलकर क्रिश्चियन अलायंस बनाना शुरू कर दी। यूरोप ने इस वार को मजहबी रंग दिया और 1446 के आखिर तक बल्कान बॉर्डर पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी भी जमा कर ली। उस टाइम पर महमद दी सेकंड सिर्फ 14 साल का एक बच्चा था, तो महमद दी सेकंड ने मुराद दी सेकंड अपने फादर को एक लेटर लिखा और कहा कि अगर आप सुल्तान हैं तो आकर अपनी फ़ौज को लीड करें, और अगर मैं सुल्तान हूँ तो मैं हुक्म देता हूँ कि आकर मेरी फ़ौज को लीड करो। और इस तरह से मुराद दी सेकंड एक बार फिर से सुल्तान बन गए।
सुल्तान बनने के बाद मुराद दी सेकंड ने इस यूरोपियन फौज को बुरी तरह कुचल दिया। मुराद ने 1456 से लेकर 1451 तक रूल किया और 1451 में सुल्तान मुराद दी सेकंड की डेथ हो गई। मुराद दी सेकंड के मरने के बाद पूरे यूरोप में जश्न मनाया गया और वेटिकन में बैठे पोप ने मुराद दी सेकंड की मौत पर जश्न का ऐलान किया। लेकिन यूरोप को अभी अंदाजा नहीं था कि मुराद का बेटा महमद दी सेकंड अपने बाप से भी 2 कदम आगे निकलेगा। 1451 महमद दी सेकंड एक बार फिर से सुल्तान बना, लेकिन इस बार महमद दी सेकंड कोई बच्चा नहीं था। जिस टाइम पर मुराद दी सेकंड यूरोपियंस को ओटोमन एम्पायर से बाहर कर रहे थे, उसी टाइम पर महमद ओटोमन स्कूल में पॉलिटिक्स, फिलोसफी और रिलीजन सीख रहा था। साथ ही महमद ने इसी टाइम पर 5 ज़बानों पर अबूर भी हासिल कर लिया था: पर्शियन, अरेबिक, तुर्किश, लातीन और ग्रीक। महमद ने सुल्तान बनते ही अपने आसपास के मिलिट्री कमांडर्स और गवर्नर्स को आजमाना शुरू कर दिया और जिस किसी से भी महमद को ज़रा सा भी खतरा महसूस हुआ, उसे महमद ने रास्ते से हटा दिया। उस टाइम पर ओटोमन एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर जानदारली खलील पाशा इसके साथ महमद की बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन महमद ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि एक ही टाइम पर सबको अपने खिलाफ करना सही नहीं होगा। इसलिए महमद ने सिर्फ उन लोगों को हटाया जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। अगले 2 साल महमद ने ईस्ट की तरफ होने वाली सारी बगावतों को बुरी तरह कुचल दिया। साथ ही महमद ने इन 2 सालों में एम्पायर की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। 2 साल बाद महमद ने आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टेंटिनोपल को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल के ज़मीनी रास्तों को रोकने के लिए तो आर्मी का यूज़ किया जा सकता था, लेकिन सी रूट को रोकने के लिए महमद ने बास्फोरस के किनारे पर एक किला तमीर करवाया। इस किले की मदद से महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कंप्लीट प्रेशर में ले लिया। अब जो भी शिप इस रास्ते से गुजरकर कॉन्स्टेंटिनोपल तक जाना चाहती थी, महमद की आर्मी दूर से ही कैनन्स का यूज़ कर शिप को डुबो देती थी। कॉन्स्टेंटिनोपल का एम्परर कॉन्स्टेंटीन दी 11 वो भी महमद से पीछे नहीं था। ओटोमन्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी उनकी समुद्रों में वीक पोजीशन थी। बैजेंटाइन ने गोल्डन हॉर्न में कॉन्स्टेंटिनोपल की साउथ वॉल से लेकर गैलीपुली की नॉर्थ वॉल तक एक बहुत मोटी चैन लगा रखी थी, जिससे कोई भी ओटोमन शिप गोल्डन हॉर्न में एंटर नहीं कर सकता था और ना ही इस तरफ से सिटी पर अटैक किया जा सकता था। और फाइनली 6 अप्रैल 1453 महमद ने पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल को सीज किया। इस बार महमद के पास 80,000 से 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी थी और इनमें 10,000 के करीब जैनी सीरीज थे, जो उस टाइम पर ओटोमन एम्पायर की रॉयल फोर्स थी। ये उस टाइम पर पूरी दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड और खूंखार आर्मी थी, जिस पर महमद का कंप्लीट कंट्रोल था। साथ ही महमद के पास दुनिया की सबसे पावरफुल कैनन्स का कलेक्शन भी था और सिर्फ इन कैनन्स को मैनेज करने के लिए 3000 लोगों को रखा गया था। और अगर नेवी की बात की जाए तो महमद के पास 80 शिप्स थे, लेकिन ये सारे छोटे जहाज थे। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटीन दी 11 एक बहुत ही ब्रेव किंग था और वो किसी भी तौर पर हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर उस टाइम पर सिर्फ 7000 से 8000 सोल्जर्स थे और उनमें से भी ज्यादातर अलायंस ट्रूप थी जो सिर्फ अपने फायदे के लिए लड़ रही थी। इनके बचाव की उम्मीद सिर्फ 1000 साल पुरानी दीवारें थी या फिर ग्रीक फायर। महमद का ख्याल था कि कुछ ही दिनों के अंदर जंग जीत ली जाएगी, लेकिन सिटी पर कब्जा करना इतना आसान भी नहीं होने वाला था। पहले दिन महमद की आर्मी ने शहर के बाहर कैंप्स और तोपें लगाईं। इन्हीं तोपों में से एक बेसिलिका उस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। ये तोप 26 फीट लंबी थी और इसका वेट 20 टन से भी ज्यादा था। फायर करने के लिए इस तोप के अंदर 700 केजी के गोले डाले जाते थे और ये तोप इन गोलों को 2 किलोमीटर तक थ्रो कर सकती थी और इससे भी ज्यादा खौफनाक चीज थी इस कैनन की आवाज। हिस्टोरियंस के मुताबिक जब ये तोप चलती थी तो आवाज़ 10 से 12 किलोमीटर के एरिया में आसानी से सुनी जा सकती थी और ज़मीन कई मीटर तक वाइब्रेट भी करती थी। अगले ही दिन महमद ने सिटी पर पहला अटैक लॉन्च किया। ये सिर्फ एक टेस्ट अटैक था। ओटोमन्स ने कैनन्स का यूज कर दीवारों को कमजोर किया। ट्रूप्स ने दीवारों पर चढ़ाई की और ज़मीन के अंदर सुरंगें खोदकर शहर में एंटर करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बैजेंटाइन ट्रूप ने सुरंगों में बारूद भरकर चला दिया और दीवारों से ग्रीक फायर बरसाना शुरू कर दी। इसलिए इस पहले अटैक से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इस सारे टाइम पर ओटोमन्स का प्राइम मिनिस्टर जानदारली खलील पाशा ये महमद पर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। खलील का ख्याल था कि अगर ये कैंपेन नहीं रोकी गई तो पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड ओटोमन्स के खिलाफ एक हो जाएगा, इसलिए मुहासरे को फौरन खत्म कर देना चाहिए। लेकिन महमद जितना ज़हीन था उतना ही जिद्दी भी था। 18 अप्रैल एक बार फिर से ओटोमन्स ने शहर पर हमला किया। रात के वक्त अचानक हजारों की तादाद में ओटोमन आर्मी शहर की दीवारों पर टूट पड़ी। महमद इस हमले से शहर की बाहर वाली दीवारों को अपने कब्जे
कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन महमद का ये हमला भी बुरी तरह नाकाम हो जाता है क्योंकि बैजेंटाइन ट्रूप्स का लीडर जोवानी जोस्तानियानी ये ओटोमन्स का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करता है। इस अटैक में ओटोमन्स का बहुत बड़ा नुकसान होता है और कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इस अटैक में नाकामी के बाद महमद पर और भी प्रेशर आता है, फौज में भी आवाजें उठने लगती हैं। दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटीन दी 11 दिन रात पोप के साथ एग्रीमेंट करने में जुटा हुआ था ताकि वो ओटोमन्स पर पीछे से अटैक कर सके और ये बात ओटोमन कैंप्स तक भी पहुंच चुकी थी, जिससे महमद पर प्रेशर और भी बढ़ गया। लेकिन महमद फिर भी नहीं माना और इसी पर्टिकुलर टाइम पर महमद के दिमाग में एक बहुत ही अजीब आइडिया आया जिसने सारी सिचुएशन को चेंज करके रख दिया। महमद ने अपनी नेवी को ऑर्डर दिया कि शिप्स को गोल्डन हॉर्न में एंटर किया जाए, लेकिन सब हैरान रह गए क्योंकि बैजेंटाइन ने मजबूत चेन की मदद से गोल्डन हॉर्न के रास्ते बंद कर रखे थे। तो महमद ने फौज को हुक्म दिया कि शिप्स को गलाटा कॉलोनी के पीछे से पहाड़ों के ऊपर से गोल्डन हॉर्न में उतारा जाए और ओटोमन्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दो दिनों में हजारों ओटोमन सोल्जर्स ने गलाटा टावर के ऊपर दरख्तों को काट कर एक बहुत लंबा लकड़ी का रास्ता बनाया। इधर कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं था और उधर महमद की आर्मी ने एक ही रात के अंदर 80 शिप्स को पहाड़ों के ऊपर से गोल्डन हॉर्न में उतार दिया था। और यहाँ इंसानों की हिस्ट्री में पहली बार समुद्री जहाज़ों को ज़मीन पर चला दिया गया। अगले दिन का सूरज बैजेंटाइन की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक सूरज साबित हुआ क्योंकि जो कोई नहीं कर सका था वो सिर्फ 21 साल के एक नौजवान ने कर दिखाया था। अब ओटोमन नेवी ने साउथ की तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर डायरेक्ट कैनन फायर करना शुरू कर दी, जिससे ओटोमन ट्रूप्स का मोराल बहुत हाई हो गया। 7 मई महमद ने ऑर्डर दिया कि सिटी की मेन वॉल पर डायरेक्ट सामने से पूरी पावर से अटैक किया जाए। ओटोमन आर्मी एक बार फिर से दीवारों पर टूट पड़ी, लेकिन एक बार फिर से जोस्टानियानी ने ओटोमन्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस अटैक से कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें बहुत वीक हो चुकी थीं। खलील पाशा ने महमद पर प्रेशर बनाने की फिर से कोशिश की, लेकिन महमद फिर भी नहीं माना। 12 मई महमद ने एक बार फिर से सिटी पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन एक बार फिर से नाकामी हाथ आई। 19 मई महमद ने हुक्म दिया कि दीवारों पर सिर्फ तोपों से हमला करो और ओटोमन आर्मी ने अगले 10 दिनों तक कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर हजारों गोले फायर कर दिए। ये इंसान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी तोपों की जंग थी। तोपों के इस हमले ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को आखिरी हद तक वीक कर दिया। जहाँ बैजेंटाइन इतना वीक हो गया था, वहीं ओटोमन आर्मी भी बहुत थक चुकी थी। मौसम शदीद सर्द था और फौज का हौसला भी बहुत टूट चुका था। ऐसे में खलील पाशा ने एक बार फिर से महमद पर प्रेशर बनाने की कोशिश की और इस बार उसने आर्मी को कैंप्स उतारने तक का ऑर्डर दे दिया, लेकिन महमद फिर भी नहीं माना। 28 मई महमद ने फैसला किया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। महमद ने शाम के वक्त अपनी फौज को हुक्म दिया कि सब कैंप में जमा हो जाएं। ईशा की नमाज के बाद महमद अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसने एक बहुत जोश बड़ी स्पीच की। महमद इस सेकंड स्पीच देने में बहुत माहिर था। महमद ने कहा कि आज के दिन हम वो करेंगे जिसका इंतजार पूरी उम्मत सदियों से कर रही है। साथ ही महमद ने यह भी कहा कि गाजियों, हम में से बहुत से शहीद हो जाएंगे और वो सीधा जन्नत में जाएंगे और जो गाजी बनेंगे वो तारीख की सबसे बड़ी फतह के वारिस बनेंगे। महमद ने कहा कि मुझे अल्लाह के बाद अपनी तलवार पर नहीं बल्कि तुम लोगों पर भरोसा है और आखिर में अल्लाह अकबर का नारा लगाया। कुछ ही देर पहले जो फौज वापस जाने के लिए अपने कैंप्स उतार रही थी वो पूरी तरह जोश से बढ़ चुकी थी और पूरी फौज अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी और ये नारे कॉन्स्टेंटीन दी 11 के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थे। अब महमद की हजारों की फौज उसके एक इशारे पर कटने मरने के लिए तैयार थी। महमद ने सबसे पहले अपनी सबसे छोटी फौज अनातोलियन ट्रूप्स को हमले का हुक्म दिया और हजारों की फौज दीवारों पर टूट पड़ी। कई घंटों तक लड़ाई होती रही। फिर महमद ने एक दूसरे दस्ते को हमले का हुक्म दिया और दोबारा हजारों की तादाद में ओटोमन सिपाही दीवारों पर टूट पड़े। अगले कई घंटों की लड़ाई के बाद भी बैजेंटीन हार मानने के लिए तैयार नहीं था और जोस्टानियानी सख्त मुकाबला कर रहा था। अब सुल्तान के पास फौज के नाम पर सिर्फ जेनिसीरीज बचे थे। खलील पाशा ने एक बार फिर से महमद पर प्रेशर बनाया और उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन हर बार की तरह महमद ने कहा, रास्ते से हट जा बूढ़े आदमी। और उसने जेनिसीरीज को भी हमले का हुक्म दिया। जेनिसीरीज जो उस टाइम पर पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, वो कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों पर टूट पड़ी। बैजेंटाइन ट्रूप्स जोस्टानियानी की कमान में बहुत वीक हो चुके थे और वो जेनिसीरीज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लड़ाई के दौरान एक तीर जोस्टानियानी के कंधे पर आ लगा। जोस्टानियानी के सिपाहियों ने उसे पीछे हटा लिया और जोस्टानियानी को पीछे हटता देखकर बाकी की बैजेंटाइन ट्रूप्स भी पीछे हटने लगी और जेनिसीरीज शहर में घुसना शुरू हो गए। और फाइनली 29 मई 1453 का सूरज
पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। 1000 साल पुरानी वो दीवारें जिन्हें कोई हिला नहीं सका था, उसे सिर्फ 21 साल के एक सुल्तान ने तहस नहस करके रख दिया था और कॉन्स्टेंटिनोपल लाल सेब पर कब्जा कर लिया था। दुनिया की हिस्ट्री में ये तोपों की सबसे बड़ी जंग थी और साथ ही महमद ने जमीन पर शिप चलाकर हर देखने वाले को हैरान कर दिया। लेकिन महमद सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल तक नहीं रुका। उस्मानी तख्त पर महमद ने 30 साल हुकूमत की और जब तक महमद II जिंदा रहा, उसने पूरे यूरोप की नाक में दम किए रखा। होप यू लाइक।